हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम एक बहुत ही मोस्ट टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका नाम है गाउस या गॉस। ठीक है, ये गाउस जो नाम है आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है और ये जो गॉस नाम दिया है ये अदर बुक में दिया है। तो ये दोनों नाम एक ही है, इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस ये दोनों नाम आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, यानी गाउस भी कह सकते हैं या गॉस भी कह सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि गाउस जो टॉपिक है आपका, गाउस नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसमें जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग हैं, इसमें आपके 3 टाइप के अनुप्रयोग होते हैं। ठीक है, तो जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यानी इसका मतलब कि ये अनंत लंबाई का कोई एक सीधा तार है जिसकी लंबाई हमने मान लिया कितनी है, यल है। ठीक है, और ये आवेशित सीधा तार है, तो इस पर हमने क्या किया, आवेशित कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तार से स्मॉल आर दूरी पर कोई एक बिंदु पी मान ले रहे हैं। ठीक है, इस तार से कोई स्मॉल आर दूरी पर कोई एक बिंदु पी मान रहे हैं और इसी बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये देख रहे हो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर हमें यहाँ पर सबसे पहले जो ज्ञात करना होगा वो वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना होगा। तो हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम कोई एक अल्पांश क्षेत्रफल मान लेते हैं। ये हमने क्या किया, इसी बिंदु पर अल्पांश क्षेत्रफल मान लिया और इस अल्पांश क्षेत्रफल को हम डीए से दर्शा दें। ठीक है, अल्पांश क्षेत्रफल जो है वो हमारा कितना होगा, डीए होगा। यहाँ पर वेक्टर का चिन्ह भी लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे सदिश वेक्टर जो पढ़ा था, सदिश क्षेत्रफल जो पढ़ा था, वहाँ पर हमने बताया था कि जो क्षेत्रफल है वो सदिश राशि होता है। ठीक है, कभी कहीं पर हम लोग क्षेत्रफल को अदिश भी मानते हैं और कहीं पर जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसे हम सदिश भी मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत जो फ्लक्स है वो क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो इसका मतलब कि अगर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्षेत्रफल है ये दिशा को भी दर्शाता है, तो यहाँ पर इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको सदिश के रूप में ले रहे हैं क्षेत्रफल को। स्मॉल जो अल्पांश क्षेत्रफल है इसको डीए वेक्टर के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो होगा, यहाँ पर देख रहे हो कि जो ये अल्पांश एरिया है इसका अगर हम सदिश क्षेत्रफल लेते हैं तो इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो इसलिए जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगी उसी दिशा में अल्पांश क्षेत्रफल की भी दिशा होगी, यानी सदिश वेक्टर भी उसी दिशा में होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि ये जब यहाँ पर सबसे पहली बात अब यहाँ पर जानना जरूरी ये है कि यहाँ पर देख रहे हो कि हम जानते हैं कि जो गॉस की जो प्रमेय होती है वो एक बंद पृष्ठ पर निर्भर करती है। तो हम क्या करेंगे, इस आवेशित अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के चारों तरफ क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो गॉस की प्रमेय होती है वो एक बंद पृष्ठ पर निर्भर होती है, चाहे वो उसकी आकृति कोई भी हो। ठीक है, उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है, बस वो गॉस की प्रमेय जो निर्भर करती है वो केवल एक बंद पृष्ठ पर निर्भर करती है, चाहे वो वृत्ताकार हो, चाहे त्रिभुजाकार हो, चाहे बेलनाकार हो, चाहे घन के रूप में हो या फिर आयत के रूप में हो, कोई भी आकृति हो उस पर निर्भर नहीं करती है ये गॉस की प्रमेय। बस निर्भर करती है तो वो केवल एक बंद पृष्ठ पर निर्भर करती है, चाहे आकृति कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि इसलिए हमने क्या किया, इसके ये हमारा जो एक सीधा तार है तो इसके चारों तरफ हमने ये गॉसियन पृष्ठ हमने बनाया है, जो ये आपके रेड पेन से बनाया रखा है। ठीक है, तो हमने इसके चारों तरफ गॉसियन पृष्ठ बना लिया। तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि हमने इस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए कोई एक अल्पांश क्षेत्रफल डीए माना। ठीक है, अब देख रहे हो कि यहाँ पर एक वृत्ताकार पृष्ठ है, यहाँ पर भी एक वृत्ताकार पृष्ठ है, तो इससे भी तो इस वृत्ताकार पृष्ठ से भी तो वैद्युत फ्लक्स होकर के गुजर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर मान लें इसको सरफेस, यानी इसको सरफेस 1 मान लें। ठीक है, S1 मान लें और यहाँ पर जो सरफेस है इसको S2 मान लें और यहाँ पर जो सरफेस है इसको S3 मान लें। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर S3 से देखें तो इसके सदिश क्षेत्रफल देखें तो इसका भी क्या होगा, बाहर की ओर होगा। ठीक है, सदिश क्षेत्रफल डीए जो होगा वो बाहर की ओर होगा और वैद्युत क्षेत्र वो कहाँ की ओर होगा, इधर होगा। ठीक है, तो इनके बीच में बना कोण कितना हो जाएगा,
90 अंश हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह S3 वाले पृष्ठ पर देखिए तो इसका क्षेत्र सदिश क्षेत्रफल देखोगे तो ये क्या होगा, इसके लंबवत इधर होगा। ठीक है, तो यानी कि इसको अभी हम लिख दें DA वेक्टर, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा देखेंगे ये प्लस आवेश के कारण ये क्या होगा, बाहर की ओर होगा। तो ये बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई हो गई, तो इनके बीच में बना कोण कितना हो गया, 90 अंश हो गया। ठीक है, तब उसके बाद हम लोग इस पृष्ठ S1 से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान निकालें। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर बिंदु S1 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स सूत्र जो होता है यहाँ पर होता है फाई। ठीक है, हम किस पे पृष्ठ पर निकाल रहे हैं, यानी S1 पृष्ठ पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दें S1। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र होता है एक विद्युत फ्लक्स E डॉट वेक्टर DA। ठीक है, एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर जो सूत्र होता है वो होता है AB cos थीटा। ठीक है, ये हमने कक्षा 11 में पढ़ा था। ठीक है, तो ये उसी के रूप में बस हम यहाँ पर वेक्टर चिन्ह हटा करके cos थीटा जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा फाई S1 बराबर E डॉट DA cos थीटा। ठीक है, तो इतना हो गया। तो अब देख रहे हो कि जो थीटा का मान हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो देख रहे हो जो वैद्युत क्षेत्र E है और ये जो DA है दोनों एक ही रेखा पर है, तो इसलिए यहाँ पर इनके बीच में बना कोण कितना होगा, थीटा होगा। तो यहाँ पर जो थीटा का मान कितना होगा, 0 अंश होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही रेखा पर है तो इनके बीच में बना कोण कितना होगा, 0 अंश होगा। तो यहाँ पर मान रख दीजिए cos थीटा की जगह पर, तो ये हो जाएगा फाई S1 बराबर E डॉट DA cos 0 अंश। ठीक है, तो आपको पता है cos 0 अंश का मान कितना होता है, cos 0 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, तो cos 0 अंश बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यही मान यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा फाई S1 बराबर E डॉट DA गुणे 1। ठीक है, तो ये इनका गुणा करा देंगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, फाई S1 बराबर E डॉट DA। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। अब हम कहाँ पर निकालें वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ S1 यानी सरफेस S2 और सरफेस S3 पर। ठीक है, तो ये दोनों देख रहे हो कि दोनों समान हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी भी दिशा E है और इनके बीच में भी बना कोण ये 90 अंश है और इसके बीच में भी बना कोण क्या होगा, 90 अंश होगा। तो इसलिए जितना वैद्युत फ्लक्स इससे होकर के गुजरेगा यानी पृष्ठ S2 से उतना ही वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ S3 से होकर के गुजरेगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों के मान समान होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि फाई S2 बराबर S3। ठीक है, तो इनसे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लें। तो इनसे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स के लिए हम ये वाला मान डायरेक्ट यही सूत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो E डॉट DA cos थीटा। ठीक है, तो दोनों की जगह पे देख रहे हो यहाँ पर भी 90 अंश है, यहाँ पर भी 90 अंश है, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर cos थीटा की जगह पे 90 अंश रख देंगे, तो ये हो जाएगा फाई S2 बराबर फाई S3 E डॉट DA cos 90 अंश। ठीक है, और हमें पता है cos 90 अंश का मान कितना होता है, cos 90 अंश का मान 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर cos 90 अंश की जगह पे 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा फाई S2 बराबर फाई S3 बराबर E डॉट DA cos 0 अंश का मान, cos 90 अंश का मान 0, तो गुणे 0। ठीक है, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फाई S2 बराबर फाई S3 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो।
ठीक है। तो अब हमें पता हो गया कि इसका मतलब ये है कि जो वैद्युत फ्लक्स जो गुजर रहा है वो सिर्फ S1 पृष्ठ से होकर के गुजर रहा है, ठीक है, और S2 और S3 से एक भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजर रहे हैं। तो इसलिए इनका मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 आने का मतलब यही है कि S2 और S3 से वैद्युत फ्लक्स गुजर नहीं रहा है, ठीक है, केवल गुजर रहा है तो कहाँ से, S1 से गुजर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, इस पूरे पृष्ठ यानी कि संपूर्ण बेलनाकार जो गॉसियन पृष्ठ है इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, S1 और S2 और S3 से जो वैद्युत फ्लक्स आए हैं उनका टोटल हम वैद्युत फ्लक्स निकाल लें। तो ये हो जाएगा फाई E बराबर, ठीक है, फाई E बराबर जो सूत्र हो जाएगा वो समाकलन जो हो जाएगा DS1, ठीक है, प्लस समाकलन DS2, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर लिखेंगे फाई S1, फाई S2, फाई S3, यहाँ पर D इनके आगे हम लोग लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये अल्पांश एरिया से निकल रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर D जोड़ देंगे, ठीक है। इनके साथ आप लोग D जोड़ते चलिए, D फाई S1, D फाई S2 और D फाई S3, ठीक है। इसी तरह से हर जगह जहाँ पर लिखा गया छूटा है वहीं पर बस उनके पहले क्या करिए, D लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी D हो जाएगा, यहाँ पर भी D, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करिए, यहाँ पर लिखा गया है DS1 प्लस DS2 प्लस DS3, D यहाँ पर D फाई S1, ठीक है, यहाँ पर D फाई S2 और यहाँ पर भी ये हो जाएगा समाकलन D फाई S3, क्यों S3, क्योंकि इनको हमें टोटल इनके पृष्ठ से निकालना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहीं पर मान रख देंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट लिख दूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाई E बराबर समाकलन D फाई S1 प्लस D समाकलन D फाई S2 प्लस समाकलन D फाई S3, ठीक है। तो इन्हीं का मान S1 और S3 का मान रख दीजिए। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा फाई E बराबर DS1 का मान देख रहे हो, D फाई S1 का मान कितना है, यहाँ पर है E डॉट DA, ठीक है। तो यहाँ पर मान रख दीजिए समाकलन E डॉट DA और इनका सभी का मान कितना आया है, 0 आया है, ठीक है। तो ये 0 रख देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं D, यहाँ पर लिख सकते हैं फाई E समाकलन E डॉट DA, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि हम इस पूरे जो बेलनाकार पृष्ठ है इसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो इसलिए जो E होगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम बाहर रख लेंगे। तो ये हो जाएगा फाई E बराबर E समाकलन DA, ठीक है, यानी कि हम उसके सरफेस के अकॉर्डिंग समाकलन कर रहे हैं। तो जो इसके लिए बेलनाकार पृष्ठ है, तो बेलनाकार पृष्ठ के लिए सूत्र होता है समाकलन DA बराबर हो जाएगा 2 पाई RL, ठीक है। तो यही मान इसका समाकलन कर देंगे तो इसका हो जाएगा कितना, 2 पाई RL होगा। तो यही मान यहाँ पर रख दीजिए। तो ये हो जाएगा फाई E बराबर E डॉट 2 पाई RL, ठीक है। तो अब ये हमें मान पता हो गया, पूरे इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान पता हो गया है, ठीक है। तो अब इसको हम मान लें समीकरण नंबर 3, ठीक है। लिखेंगे गॉस की प्रमेय से या गॉस के नियम से भी हम कह सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर गॉस की जो प्रमेय या गॉस का जो नियम होता है वो फाई ई बराबर जो सूत्र होता है वो होता है Q अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करिए, समीकरण नंबर 3 से यहाँ से लिख देंगे समीकरण 3 से फाई ई के मान रखने पर, फाई ई के मान रखने पर ठीक है, तो समीकरण 3 से फाई ई का मान यहाँ पर रख दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं Q अपान एप्सिलॉन 0। इसको हमने पहले लिखा और बाद में ये फाई ई के स्थान पर ये वाला मान रख देंगे E.2πr.L। ठीक है, हमें ये वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो 2πr.L का इधर भाग करा दें, तो ये हो जाएगा E बराबर Q अपान 2πr.L इंटू एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि मैं थोड़ा सा इसको अलग लिख दूँ, ये थोड़ा सा इस फार्मूले को सेपरेट थोड़ा सा लिख दूँ, थोड़ा सा चेंजिंग करूँगा मैं, यही समझिए। तो यहाँ पर ये चेंज होगा कि यहाँ पर लिख सकता हूँ E बराबर 1 अपान 2πr इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान L। ठीक है, Q अपान L। तो एक सूत्र मैंने पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व, लेमडा बराबर जो सूत्र होता था रेखीय आवेश घनत्व, लेमडा बराबर जो सूत्र होता है Q अपान L होता है। तो इसकी जगह पर Q अपान L की जगह पर मैं लेमडा रख सकता हूँ, तो यहाँ पर रख दूंगा, तो ये हो जाएगा E बराबर 1 अपान 2π एप्सिलॉन 0 2πr इंटू एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसकी जगह पे इंटू लेमडा। ठीक है, तो इसका गुणा करा दूंगा। ठीक है, तो इसका गुणा करा दूंगा, तो ये हो जाएगा E बराबर लेमडा अपान 2π एप्सिलॉन 0 इंटू r। ठीक है, यही हमारा सूत्र निकल करके आ जाएगा, यानी कि किसी अनंत लंबाई के एक समान सीधे आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो कितना होगा, E बराबर लेमडा अपान 2π एप्सिलॉन 0 इंटू r, यही हमारा मान होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।